वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है in association with Neeraj Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books, including many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code BPAC Perspectives on Public Administration. Assignment A. Answer the following questions in about 500 words each. So these are few instructions that are being given. Let's start discussing question number 1. Discuss the meaning, nature and scope of public administration. तो इस particular question में हमें public administration का meaning, nature और scope को discuss करना है. Let's discuss the answer. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मैनेजमेंट होती है ऑफ द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर, जो इंक्लूड करता है नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ये एक ब्रांच है ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, विच मीन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रेफर करती है एडमिनिस्ट्रेशन के उस पार्ट को जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट के साथ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी होती है गवर्नमेंट की, जो इंप्लीमेंट करती है लॉज और पॉलिसी को एक्शन में, जैसे कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रनिंग द रेलवेज एंड पोस्टल सर्विसेज एटसेट्रा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड करी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एल डी वाइट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट करता है उन सारे ऑपरेशंस को जो पर्पस रखते हैं फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। स्कोप हम डिस्कस करें। ब्रॉडली स्पीकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ये कोई जुडिशियल या लेजिस्लेटर की स्टडी को इंक्लूड नहीं करता। सेवरल थिंकर्स ने अलग अलग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को डिफाइन किया, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लुथर गलिक, यहाँ पर पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच द वर्क इज सबडिवाइडेड, अरेंज्ड, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इंक्लूड करती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को, फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स, जैसे कि नेशनल, रीजनल, लोकल एटसेट्रा। उन्होंने फर्दर इन फंक्शंस को एलैबोरेट किया एज पॉलिटिकल फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल, डिफेंसिव एंड एजुकेशनल। सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्फीयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल और लोकल अथॉरिटीज को, और ऑल्सो पब्लिक कॉर्पोरेशंस को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑपरेटिव और मोस्ट ओबियस पार्ट है गवर्नमेंट का। ये एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नेंस का और ऑल्सो एक मैकेनिज्म है फॉर प्रेजेंटिंग एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जहां पे अथॉरिटी बिलोंग करती है फ्रॉम द पीपल। डेमोक्रेसी के आइडियाज प्रोग्रेसिव, प्रोस्पेरिटी और प्रोटेक्शन बेस्ड होने चाहिए ऑफ द कॉमन मैन, विच कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू इम्पार्शियल, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। Reason for growth of importance of public administration, which includes emergence as welfare and democratic state, an increase in activities of public administration, scientific and technological development, and so on. Moving on to the next question. Examine the different approaches to public interest. Let's discuss the answer. बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं ऑर्गेनाइज करने के कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट को कैटेगराइज और कंसेप्चुलाइज किया जा सकता है। कंसेंशुअलिस्ट कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, कम्युनिटेरियनिज्म को ऑफन एसोसिएट किया गया है ट्रेडिशनल सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज के साथ। ये टिपिकली फोकस करता है मेजॉरिटी इंटरेस्ट एंड द रीच कंसेंसस। Process theory are divided into three overlapping subcategories जो include करता है aggregative model, pluralist model, procedural model and so on. Process theory के according public interest तीन varieties से define किया जाता है, which can be aggregative, pluralist and procedural. Moving on to assignment B. Answer the following questions in about 250 words each. Let's start question number 1. Examine the pre-Weberian bureaucratic narratives. Let's discuss the answer. Weber's view of bureaucracy
एक सिस्टम था ऑफ पावर जहां लीडर्स एक्सरसाइज करते थे कंट्रोल ओवर अदर्स, which was a system based on discipline. His writings contain remarkable references on the concerns addressed in the current theories of public administration. Milk ने work किया to balance the spirit of popular government with the governance by most educated, skilled and experienced of the nation, whereas they were citizen, elected representatives and administrative officials. Hegel's perspective on bureaucracy. A very good number of eminent persons have expressed their opinions about bureaucracy, and the famous German philosopher is one of them. He is Hegel. Hegel tha philosophy of right. He dealt with the issue. According to him, the bureaucracy can be defined as a state formation of civil society. Moving on to the next question. Write a short note on Great Illumination and Relay Assembly Experiments of Elton Mayo. Let's discuss the answer. In the illumination experiment, दो group of operative, एक ने test group and the other one was control group, engaged हुए in task of production of electrical equipment. The main aim was to examine the level of production on the basis of different levels of illumination. यहाँ पर the control group remained with constant illumination of the level, whereas in the text groups, experimental changes were introduced periodically. Then slowly, जो work conditions थे, they were changed to mark the effect of his change as the output. Last में researchers ने find किया that regardless of the level of illumination, production both the control and test group को increase किया जा सकता है. Researchers काफी surprised और abandoned रहे with the illumination theory. Again, they provide wage payments, rest period, duration of working hour to the individual. As a result, production increased. Moving on to the next question. Describe Simon's bounded rationality model. Let's discuss the answer. Simon's bounded rationality model में bounded rationality एक idea है जिसका मतलब है rationality limited है when individuals make decisions by the tractability of the decision problem, the cognitive limitations of the mind and the time available to make the decision. Decision makers इस view में act करते हैं satisficers की तरीके से जो seek करते हैं satisfactory solution rather than an optical one. The concept of bounded rationality revises the assumption to account for the fact that perfectly rational decisions are often not feasible in practice because of the interactability of natural decision problems. Moving on to assignment C. Answer the following words in about 100 words each. Question number 1. Discuss the nature of public choice approach. यहाँ पर हमें public choice approach, which in short is abbreviated as PCA, उसके nature को discuss करना है. In public choice approaches, the word public focus करता है public की activity organizations पर, जैसे कि bureaucracy, legislature, executive of other organs of the state. ये नहीं करता concern of the actions of private individuals जैसे कि voters and members of an interest group. The public choice group suggest करता है that when we study the functionality of any public organization, हमें पहले लोगों के behavior को देखना चाहिए जो उस organization में काम करते हैं. यहाँ पर choice word suggest करता है behavior और actions को of public in public organization is understandable in terms of single dimension that choices of individuals come from available alternatives. Basic features of PCA include करता है methodological individualization, जहाँ पर ये reject करती है view that society and an organism public choice theorists आगे करते हैं जैसे कि groups और organization, while other approaches talk करती हैं of group decision making public choice approach. फीचर्स ऑफ पीसीए डिस्कस करें तो पब्लिक चॉइस अप्रोच बेस होती है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस पर. ये अडॉप्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स जो रखे जाते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के पहले. ये अगेंस्ट होती है ऑफ द ऑर्गेनिक व्यू ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी. इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदर ऑफिशियल्स एंड पर्सनल. Moving on to the next question, write a short note on gender of governance. Let's discuss the answer. Gender differences in formal representation can be attributed in the large part to both institutional and societal constraints. Later in pass करता है कि society norms that make it more difficult for women to leave their traditional domestic roles for more public roles outside of the home. Institutional constraints include करते हैं barriers जैसे कि political systems जो operate होते हैं through rigid schedules that do not take into consideration women's domestic responsibility and the type of electoral quotas used. Moving on to the next. Define the term governance and good governance. Let's discuss the answer.
The term governance imply करती है the process of decision making and the process by which the decisions are implemented. इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल एंड नेशनल गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नेंस. इन सिंपल टर्म्स, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल इन ऑल एस्पेक्ट्स. नाउअडेज गवर्नेंस का टर्म ज्यादा इंक्रीज हुआ है और इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन करी है, एंड इट हैज रिप्लेस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन by covering a wider perspective than traditional public administration. इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अच्छी गवर्नमेंट को प्रमोट करना. गवर्नेंस रिलेट करती है एफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इंक्लूड करती है फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डिसीजन. साथ में गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी गुड एंड इफेक्टिव जब वो सारी बेसिक नीड्स और कमिटमेंट्स को फुलफिल करे, पूरी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमिकली के साथ. The basic objective of governance is to establish and maintain qualitative relationship between good government and citizens with a citizen-friendly outlook. The participation of women and men in formal and informal decision making structure vary करता है between different countries but is generally in favor of men. ये ज्यादातर men के decision favor में रहता है. Institutional as well as cultural, economic and societal factors limit करते हैं women की opportunities को और abilities को to participate in decision making. Women are underrepresented not only in the political sphere but also in decision making within the private sector, at the village level and in civil society. Moving on to the next question. What is the meaning of nemological approach? Let's discuss the answer. Nemological approach का मतलब होता है the transformation from modernity to post-modernity is associated with the widely noted move from an industrialist to post-industrial society. Post-modernity characterized होती है by disintegration, decentralization, devolution, fragmentation, other-racy, relativism, etc. ये largely एक reaction है to the assumed certainty of scientific or objective efforts to explain reality का. Post modernization emerge हुआ as a reaction against modernity, लेकिन it does not presuppose at the end of modernity. Postmodernism is the belief that there is no absolute reality and the reality is socially constructed. Social reality essentially fragmented होती है, indeterminate और discontinuous होती है. Nemologists attempt करते हैं अकाउंट को for the subject qualities जो local positivist और empiricist assume करते हैं to be unreal and they are mistakenly treated as objective observable phenomena. But also the ideas and peoples that are excluded or marginalized. ये include करता है लोगों और उनके ideas को जो subordinate हो. For example, people are financially poor clients and citizens, minorities and women, employees dealing with their bosses. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50+15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.